So welcome back to my YouTube channel Study About Hearing Impairment. I am Deepa Singh. I hope you all are very well. So जो आज की हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो है डी.एड स्पेशल एजुकेशन कोर्स HI फर्स्ट ईयर पेपर्स फर्स्ट डिस्कस करेंगे इसमें इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़ पेपर की यूनिट 3 डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 के नोट्स मेरे पास थे तो पहले मैंने यूनिट 3 ही डिस्कस करा रही हूँ। इसके बाद फिर जिस भी यूनिट के मेरे पास नोट्स होंगे मैं उनको डिस्कस कराती जाऊँगी। तो यूनिट 3 है हमारी डेफिनेशन, कॉजेज़ एंड प्रिवेंशन, मेजर्स, टाइप्स, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ। इस यूनिट में हम 3-5 डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, कॉजेज़ पढ़ेंगे, क्या क्या उनके प्रिवेंशंस हो सकते हैं, किस प्रकार की हैं, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होगा और किस तरह से उनका मैनेजमेंट किया जाए। इस पेपर में हम यही पढ़ेंगे। जो 3.1 है हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसके बारे में हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में हम सारी चीज़ पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन, कॉजेज़, प्रिवेंशन, टाइप्स, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन और मैनेजमेंट। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। और इस पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से आप वहाँ जुड़ सकते हो। ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूँगी। तो 3.1 है हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इस पॉइंट में हम सारा ही इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। द टर्म्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंडीशन इंक्लूडिंग आईडी, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, मेंटल डेफिशिएंसी, मेंटल हैंडीकैप्ड और इंटेलेक्चुअल चैलेंज। जो आईडी है, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ये इस चीज़ के इन चीज़ों को डिस्क्राइब करती है जो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी हो, या फिर मेंटल डेफिशिएंसी हो, या कोई मेंटली हैंडीकैप्ड होता है, या फिर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड होता है। मतलब पूरा ये बेसिकली हमारे माइंड से ही होती है कि चाहे बच्चे की जो आईडी होती है। सो नेक्स्ट है डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन। जो अमेरिकन एसोसिएशन है उनके अकॉर्डिंग है कि मेंटल रिटार्डेशन AAMR 2002, मेंटल रिटार्डेशन इज़ अ डिसेबिलिटी characterized by significant limitations both in intellectual functioning and in adaptive behavior. This disability originates before age 18। कि जो अमेरिकन एसोसिएशंस के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि जो मेंटल डिसेबिलिटी के जो बच्चे हैं उनके जो करेक्टरिस्टिक्स या जो भी लिमिटेशंस है वो उनके इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और अडेप्टिव बिहेवियर पर काफ़ी इफ़ेक्ट डालती है। और ये जो डिसेबिलिटी है ये 18 से, मतलब 18 से पहले इसके जो भी वो इफ़ेक्ट, जो भी डिसेबिलिटी की लिमिटेशंस होती है, जो भी अडेप्ट फंक्शनिंग या जो भी बच्चे के कोजेज़ होते हैं वो ज़्यादा दिखते हैं। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू PWD एक्ट 1995, आईडी मीन्स अ कंडीशन ऑफ अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन विच इज़ स्पेशली करेक्टराइज्ड बाय इंटेलिजेंस। की जो PWD एक्ट के अकॉर्डिंग जो आईडी का मतलब ये है कि जिस बच्चे का इनकम्प्लीट डेवलपमेंट हुआ होता है उनके माइंड का, जो बच्चे की स्पेसिफिकली जो इंटेलिजेंस में किसी भी प्रकार की अनएबिलिटी होती है कि बच्चे की इंटेलिजेंस पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है इससे उसके माइंड पे। क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन विद आईडी, कि जो आईडी के बच्चे हैं उनको मतलब 4 लेवल पर बांटा गया है। चारों लेवल पर उनकी जो डिग्री हैं अलग अलग प्रकार की है। स्टैनफोर्ड बायनेट के अकॉर्डिंग है कि IQ जो उनका होगा माइल्ड पे होगा 50 to 67 के बीच में, मॉडरेट में होगा 36 to 51 के बीच में, सीवियर पे होगा 20 to 35 के बीच में, और प्रोफाउंड पे होगा 0 to 19। ये बेस्ड ऑन द AAMR, मतलब जो अमेरिकन एसोसिएशन के पर बेस्ड ये टेबल बनाई गई थी। नेक्स्ट है बायनेट वाइलर के अनुसार कि जो उनका IQ लेवल था उन्होंने जो दिया वो था माइल्ड पे था 55 to 69, मॉडरेट पे था 40 to 54,
सीवियर पे था 25 to 39, प्रोफाइंड पे था 0 to 24। नेक्स्ट है कोजेज है जेनेटिक फैक्टर्स डिसऑर्डर, कि मतलब जो भी है बच्चे के जेनेटिक फैक्टर्स भी या फिर डिसऑर्डर्स भी इस बच्चे पर बन सकते हैं। ट्रांसमिशंस ऑफ ट्रेट्स इन फैमिलीज, जो फैमिली के द्वारा ट्रांसमिशंस किए जाते हैं, जो जीन्स के फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा पड़ सकता है बच्चे के डाल सकते हैं। ब्रेन फैक्टर डेफिशिएट्स इन द ब्रेन और कंट्रोल न्यूरो सिस्टम ड्यूरिंग विद और ड्यूरिंग बर्थ और आफ्टर बर्थ और कॉग्निशन कॉन्जेनाइटल कॉजेज़, की जो भी ब्रेन फैक्टर मतलब ब्रेन पे कोई इफ़ेक्ट है, उनके जो सेंट्रल न्यूरो सिस्टम है उस पर अगर कोई इफ़ेक्ट है, या ड्यूरिंग बर्थ के टाइम पर कुछ किसी भी कोई ऐसी एक्सीडेंट या कोई ऐसी सिचुएशन के की वजह से उनके सेंट्रल न्यूरो सिस्टम पर कोई इफेक्ट पड़ा है, तो वो या तो ड्यूरिंग बर्थ हो सकता है या फिर आफ्टर बर्थ भी ये चीज़ हो सकती है। रुबेला जर्मन मीज़ल्स, की मतलब जो भी रुबेला या फिर जर्मन मीज़ल्स है उनसे अगर वो बच्चे को बीमारी है तो ये भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। क्रोनाइकल मालफॉरेस्टेशन मतलब रिजल्ट इन माइक्रोसेफली एंड हाइड्रोसेफली, स्मॉल साइज हेड और लार्ज साइज ऑफ हेड, की मतलब इसमें ये होता है कि बच्चे का अगर ज़्यादा बड़ा सर होगा तो ये भी बच्चे का आईडी का कारण बन सकता है। अगर बच्चे का ज़्यादा सर का साइज छोटा होगा तो वो भी बच्चे के आईडी का कारण बन सकता है। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, की मतलब बच्चे के आसपास का वातावरण किस तरह से बच्चों के इफ़ेक्ट डाल रहा है, किस तरह से नहीं, किस तरह का एनवायरनमेंट बच्चों को मिल रहा है, वो भी बच्चे के काफ़ी अफेक्ट डालता है, तो वो भी एक आईडी का कारण बन जाता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईडी, की मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या किस तरह क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है इंटेलेक्चुअल करेक्टरिस्टिक्स परफॉर्म्स पुअरली ऑन वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, ये जो भी बच्चे का जो परफॉर्मेंस होगा काफ़ी पुअर होगा बच्चा, चाहे वो वर्बली हो चाहे वो नॉन वर्बली हो। लिमिटेड इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इन एरिया सच एज मेमोरी, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, कि मतलब बच्चे के जो भी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होते हैं उन पर काफ़ी लिमिटेशंस लग जाती है, जैसे मेमोरी, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है एकेडमिक करेक्टरिस्टिक्स, डिफ़िकल्टी इन एक्टिविटीज़ रिसीविंग रीडिंग, कि मतलब बच्चा जो भी बच्चे की उसके रीडिंग एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज आना स्टडी से रिलेटेड। एंड लिसनिंग, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स जनरली एग्जिस्ट रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, की बच्चे की ओरल स्किल्स पे भी और रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी अफेक्ट डलता है बच्चे की, या तो बच्चा ओरल कम्युनिकेशन स्किल में भी कुछ कमी होगी और रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स में भी। बिहेवियर करेक्टरिस्टिक्स, डिफ़िकल्टी इन कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिचुएशन, कि बच्चा सोशल सिचुएशन में अपने आप को कॉम्प्रिहेंस नहीं कर पाता। लो फ्रस्ट्रेशन एंड टॉलरेंस, के बच्चे काफ़ी फ्रस्ट्रेशन फील करता मे बी एग्जिबिट पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि वो अपने आप का जो भी उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी पुअर रहता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशनल करेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेड वोकेबलरी, की बच्चे की जो वोकेबलरी है वो काफ़ी लिमिटेड होती है। डिले इन स्पीच एंड लैंग्वेज, लिमिटेड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स। फिफ्थ है फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल डेवलपमेंट जनरली प्रोसेस्ड स्लोअर रेट एनी मैनिफेस्ट एक्वेट और क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम, कि बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो काफ़ी स्लो होता है, उनकी क्रॉनिक हेल्थ के ऊपर भी प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, ब्रेक डाउन लर्निंग टास्क इनटू स्मॉल स्टेप्स, ईच लर्निंग टास्क शुड बी इंट्रोड्यूस वन स्टेप एट अ टाइम, कि मतलब बच्चे की जो लर्निंग है उसका जो लेवल है काफ़ी डाउन चला जाता है और बच्चे की जो
लर्निंग है वो काफ़ी स्लो हो जाती है एक समय पर। वंस अ स्टूडेंट हैज़ मास्टर और वन स्टेप एंड द नेक्स्ट स्टेप शुड बी इंट्रोड्यूस, दिस इज़ द प्रोग्रेसिव सेट वाइज लर्निंग अप्रोच। कि मतलब इसमें क्या होता है कि कोई बच्चा होता है कि जो काफ़ी ईजिली समझ जाता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाता है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है कि बच्चे का जो एजुकेशन में है काफ़ी प्रोग्रेस चलता रहता है, वो स्टेप वाइज चीज़ों को सीखता है। जो उनकी लर्निंग अप्रोच है या सीखने में वो काफ़ी, उसकी जो स्पीड रहती है वो काफ़ी स्लो रहती है कि बच्चा चीज़ों को ज़्यादा कवर नहीं कर पाता। टू मॉडिफाई द टीचिंग अप्रोच, lengthy verbal direction, abstract lecture are ineffective teaching method most ऑडियंस की। मतलब बच्चे जो भी टीचिंग अप्रोचेस है उनमें काफ़ी हमें मॉडिफाई करना पड़ता है। बच्चों आईडी आईडी वाले बच्चों के लिए जो उनकी वर्बल डायरेक्शंस है उनकी लेंथ में, और जो लेक्चर है वो भी काफ़ी अफेक्ट या फिर उसमें चेंज करना पड़ता है कि आपकी जो भी वर्बल डायरेक्शन है या फिर लेक्चर है वो उसमें आपको या तो टाइम बिल्कुल मैनुअल रखना पड़ता है कि ना तो ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा कम हो। मोस्ट पीपल आर काइनेस्टिक लर्नर्स, कि जो भी मोस्ट जो पीपल्स होते हैं वो काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं। थस मीन्स दे लर्न बेस्ट बाय परफॉर्मिंग अ टास्क हेड्स ऑन हैंड Hands-on approach is particularly helpful for students with ID because they learn best and information concrete to abstract। कि जो भी इसमें बच्चे की जो लर्निंग होती है, जो लर्निंग या फिर बच्चे को परफॉर्मेंस कैच करने की पावर होती है, जो भी आप टीचिंग अप्रोच अपनाते हो वो आपकी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होती है। क्योंकि आज जो भी मोस्टली जो पीपल होते हैं वो काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं, तो उनको कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की तरफ उनको ले जाना चाहिए। नेक्स्ट है पीपल विद आईडी। ID do best in learning environment where visual aids are used. The might included charts, picture, graphs with the visual tools are also useful for helping student to understand what behavior or affected for them। कि जो भी जो आईडी वाले बच्चे होते हैं या वो चीज़ों को विजुअली देख के ज़्यादा सीखते हैं, जैसे कि चार्ट हो गया, पिक्चर्स हो गई, ग्राफ्स हो गए या विजुअल टूल्स हो गए, उनकी हेल्प से बच्चा ज़्यादा इजीली और ज़्यादा चीज़ों को कैच कर पाता है। इंडिविजुअल विद आईडी रिसीव reover immediate feedback, this enable them to make an connection between them or their behavior and teacher of response। कि जो बच्चे के साथ आपको जो इंडिविजुअली आपको उसमें उनका फीडबैक देना पड़ता है कि बच्चा किस तरह से आपके साथ कनेक्ट हो पा रहा है और अपने बिहेवियर को कनेक्ट कर पा रहा है एज अ टीचर्स के बिहेवियर के साथ भी, और टीचर बच्चों के बिहेवियर के साथ किस तरह से कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये भी बच्चों को इंडिविजुअली फीडबैक दिया जाना चाहिए। तो ये था हमारा आज का पॉइंट 3.1 यूनिट 3। होपफुली आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। और प्लीज़ एक भी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए करो। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।